हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। बहुत सारे लोग के डिमांड आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि जो मैं पेपर अपलोड किया हुआ था मॉडल पेपर 2024-25 का, इसका सॉल्यूशन वीडियो लाओ, इसका एक्सप्लेनेशन लाओ। तो यस गाइस, आज की इस वीडियो में हम इस पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके कवर हो सकते हैं ओरली थ्योरेटिकली सारा कुछ क्वेश्चन हम कवर करेंगे। आई होप ये पेपर आपने देख लिया होगा जो मैंने अपलोड किया हुआ था कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कौन से आपको एग्जाम में करने होते हैं, कौन से छोड़ने होते हैं, सारा कुछ डिस्कस किया हुआ था। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप ये पेपर देख सकते हैं। आइए हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपको कंपलसरी करना होता है, इस क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 15 नंबर मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलने वाले होते हैं। एंड इन क्वेश्चन को आपको 100 वर्ड मतलब एक पेज में आपको लिखना होता है। ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है आपको जानना। सबसे पहला क्वेश्चन जो यूनिवर्सल क्वेश्चन है स्टैटिक्स का, कह रहा है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। आप स्टैटिक्स का कोई सा भी पेपर उठा लीजिए, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा कि बताओ इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिक्स का, या स्कोप क्या है जो है स्टैटिक्स का, लिमिटेशंस क्या है, या फिर बेसिकली स्टैटिक्स क्या है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में स्टैटिक्स के, ये ध्यान में रखिए बात को। तो इंपॉर्टेंस क्या स्टैटिक्स की, आई होप सभी को पता होगा। जो साइंस है, ये मैंने बहुत बार क्वेश्चन कवर भी कर लिया हुआ है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि द साइंस ऑफ स्टैटिक्स इज ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस एवरी डे। दिस इज बीइंग नाउ यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे आपका बायोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, कॉमर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, सब जगह आपको स्टैटिक्स देखने को मिलेगा। अब बेसिकली स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स को अगर एक जो है समझने की भाषा में कहा जाए तो ये एक डाटा का ऐसा समूह है जिसमें आप किसी भी चीज़ के बारे में फैक्ट को निकाल पाते हैं। मतलब एग्जाम में आपके सामने, मतलब आपके सामने एक जो है ग्राफ दिख रहा है, उस ग्राफ में किसी भी शहर के, किसी भी जो है किसी भी देश के लोगों के पॉपुलेशन के बारे में लिखा हुआ है। मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए स्टडीज़ को। तो मतलब उस ग्राफ की मदद से अगर आपके सामने आंकड़े दिए गए हैं या फिर कुछ डाटा दी गई है जो ग्राफ पे लिखा हुआ है, उससे आप कुछ कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, तो वहाँ क्या है? स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स सेंस स्टैटिक्स गणना करने को भी कहते हैं। तो ये जो है स्टैटिक्स की इंपॉर्टेंस है। अब ये जो आंकड़े हैं, ये जो ग्राफ्स हैं, ये जो टेबल्स हैं, आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको बायोलॉजी में देखने को मिलने वाले हैं, फिजिक्स में देखने को मिल रहे होंगे, इंडस्ट्री में देखने को मिल रहे होंगे, ट्रेड में देखने को मिल रहे होंगे, इकोनॉमिक्स में, सोशोलॉजी में, हर जगह आपको स्टैटिक्स देखने को मिल रहा होगा। तो यस गाइस, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जो है नॉलेज के लिए भी स्टैटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू प्ले करता है। तो इस तरीके से स्टैटिक्स का डेफिनेशन है। आई होप आप समझ गए होंगे एंड एग्जाम में अगर आएगा तो आप लिख देंगे 100 पेज, मतलब 100 जो वर्ड है आपको, मतलब एक पेज में, तो आराम से इसको लिख लेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर, आपका सेकेंडरी डाटा पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ था जब पेपर में समझा रहा था कि जो सेकेंडरी डाटा है ये तो आपसे पूछ सकता है, या फिर आपका प्राइमरी डाटा पूछ सकता है, या एग्जाम में ये भी पुट आउट हो सकता है कि डिफरेंस बताओ प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने डाटा को एक्सप्लेन किया हुआ था एंड सारी चीज़ें बताई हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। तो सेकेंडरी डाटा आर नॉट ओरिजिनली कलेक्टेड, मतलब ये ऐसे डाटा होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बता दो, ज़्यादा समझ में आएगा, कि जो ये डाटा होते हैं ये आपको न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स में देखने को मिल जाएंगे। मतलब पहले से छपा हुआ है, इसको खोजने के लिए कोई मेहनत नहीं किया, सारा कुछ जो है पहले से ही डिटेल में लिखा हुआ है। बस हम गए, हमें किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा, हम गए वहाँ से डाटा निकाल कर बता दी कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। यही बेसिकली हम लोग करते आ रहे हैं। हम कोई भी चीज़ का खोज नहीं कर रहे हैं। आपके सामने जीरो का खोज लिखा हुआ था पहले से, आपके सामने नंबर्स पहले से खोजे हुए थे, या फिर आपको कोई भी न्यूमेरिकल का सूत्र चाहिए, या फिर किसी भी जो है किसी भी मान लीजिए त्रिभुज का आपको जो है फॉर्मूला निकालना है कि इसका जब बताओ कि क्षेत्रफल क्या है, तो 1/2 जो है हाइट इंटू बेस, आप पहले से पता है आपको, क्योंकि ये डाटा पहले से खोजे हुए डाटा है। तो ऐसी डाटा को ही सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। ये ओरिजिनली कलेक्टेड नहीं होते हैं, दे आर ऑलरेडी यूज्ड इन एग्जिस्टिंग एंड यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन, पहले से एग्जिस्टेंस में होते हैं एंड ये इन्वेस्टिगेटर के द्वारा यूज किए जाते हैं। ऐसे डाटा को क्या कहते हैं? सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सेकेंडरी डाटा क्या होता है। और कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि सेकेंडरी डाटा आर इन फॉर्म ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, ये फिनिश प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं। दे हैव पास थ्रू, जो आपके स्टैटिस्टिकल जो मेथड होते हैं इनके थ्रू ये पास हो चुके होते हैं एंड हम इसको इस तरीके से यूज करते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा को। स्टैटिस्टिकल डाटा आर कलेक्टेड फॉर अदर पर्पज एंड करेक्टेड बिफोर यूज्ड। मतलब जो आपका सेकेंडरी डाटा होता है, ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है, जो सेकेंडरी डाटा होते हैं इनको जो है यूज किया जाता है
जब आप कलेक्ट करते हैं तो इनको जो है वेरियस मेथड से कलेक्ट करते हैं, एंड जो है अगर इसको आप यूज कर रहे हैं अलग अलग क्वेश्चन के लिए तो इसको करेक्ट करके आप जो है चीज़ों को यूज करते हैं। कुछ आपके पॉइंट लिखे गए हैं। तो बेसिकली सिंपल वर्ड में कहें तो स्टैटिक्स जो होता है ये पहले से खोजा हुआ डाटा होता है। स्टैटिक्स जो होता है इसको जो है फिनिश प्रोडक्ट के रूप में आप देखते हैं, इसको न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स वगैरह से आप निकाल सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन मतलब सी क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द वर्क ऑफ सीएसओ इन इंडिया। सीएसओ का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको पता होगा। तो हम देख लेते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ कैसे हुई, मतलब इसको कैसे जो है इंडिया में स्टेबल किया गया। तो द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीएसओ कहते हैं वाज सेटअप इन द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑन मई 1951 को जो है इसको स्टेब्लिश किया गया। किसके द्वारा? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के द्वारा इसको जो है स्टेब्लिश किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो नेशनल इनकम यूनिट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, इन्हें ट्रांसफर कर दिया किसको? सीएसओ को कब किया ट्रांसफर? 1954 में जो है इसको ट्रांसफर कर दिया गया। अब डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स वाज ट्रांसफर फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को भी ट्रांसफर कर दिया गया, एंड द इंडस्ट्री ऑफ सीएसओ इन 1957 में जो है इसको ट्रांसफर कर दिया गया। किसको? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को। द सीएसओ हैज बीन शिफ्टेड विद इफेक्ट ऑफ फरवरी 1973 में मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को। मतलब सारा कुछ जो हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट चल रहा था ये सीएसओ को ट्रांसफर हो गया इन सारे डेट्स में। तो सीएसओ जो है ये इंडिया में कैसे स्टैटिस्टिक्स को बढ़ावा देता है एंड बहुत सारी जो है चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपका हो गया, अरेंजमेंट हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। तो ज़्यादा आपको नहीं जानना है क्योंकि आपका क्वेश्चन कितने वर्ड में पूछा गया था? 100 वर्ड में पूछा गया था। बाकी इनके फंक्शंस के बारे में जो है ये जो है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए भी काम करता है, एडवाइस देने के लिए भी काम करता है, ये प्लानिंग में हमारे हेल्प करता है, ये हमारे जो है नेशनल इनकम स्टेब्लिशमेंट में भी हमारी मदद करता है, पॉपुलेशन को कैसे एस्टिमेट करें ये सारी चीज़ों में मदद करता है, ट्रेडिंग में मदद करता है कि मतलब ट्रेडिंग में मदद करता है कि कौन सा जो है शेयर बढ़ने वाला घटने वाला, क्योंकि ये क्या करता है गणना से हमें बता देता है कि ऐसे ऐसे चीज़ें चलने वाली हैं। पब्लिसिटी कैसे करना, किसी भी चीज़ का पब्लिकेशन के लिए कैसे यूज करना है। तो सारा कुछ जो है ये हमारे इंडिया में डिस्कस करता है। या स्टैटिस्टिक्स जो है ये ऐसा ब्रांच है जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा ब्रांच है जो हमारी इन सारी चीज़ों में मदद करता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इंडिया में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज मीन बाय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। आपसे पूछा जा रहा है बताओ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? एवरी मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, वो क्या कहलाता है आपका? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। आइए इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि किस तरीके से आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है। तो मान लीजिए किसी क्लास में 20 बच्चे बैठे हुए हैं, सभी बच्चों के नाम जो है आप किसी भी चीज़ पर मेंशन करके एक जो है बाउल में उसको डाल दे रहे हैं। एक बाउल है जिसमें क्लास के 20 बच्चों का नाम इसमें डला हुआ है। अब फिर कोई एक निरीक्षण आता है, वो क्या करता है कि किसी भी चीज़ किसी का इनाम देना है। मान लीजिए 20 बच्चों में किसी को इनाम देना है तो वो क्या करेगा, एक बाउल में से ऐसे ऐसे करेगा, 20 बच्चों का चित्र इसमें रखा हुआ है तो वो एक को निकालेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि सभी के पास इक्वल चांस है जीतने के लिए, क्योंकि 20 में से किसी का भी नाम आ सकता है, वो जीत सकता है। तो इस तरीके से जो आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है इसमें सभी को चांस मिलता है जीतने का। अब जिसका जो है किस्मत रहता है, जिसका नसीब कुछ भी कह लीजिए, वो जीत जाता है। इसे ही बेसिकली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लॉटरी हो गया आपका। लॉटरी मेथड सबसे फेमस एग्जाम्पल है आपका। लॉटरी में क्या होता है, बहुत सारे जो है लोग रहते हैं अपना फॉर्म डालते हैं लेकिन वहाँ जीतता कोई एक ही है। तो इस तरीके से हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका व्हाट इज मीन। मीन क्या होता है, मैंने बहुत बार डिस्कस कर लिया हुआ है। मीन क्या है? ए डिजिट दैट इज लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली इन द मिडिल ऑफ द रेंज एंड रिप्रेजेंट्स इट्स इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड मीन एंड इट इज कॉल्ड ए पोजिशनल मेजरमेंट। इसे पोजिशनल मेजरमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली जो है मीन ऐसा, जैसे डिजिट आपके सामने दिए गए हैं, मान लीजिए 16 है, 17 है, 19 है एंड आपका 20 है, 25 है। तो इसके बीच का कोई एक डिजिट है जो कि अप्रॉक्सीमेट करता है एवरेज को बेसिकली। तो इसे कहते हैं मीन कहते हैं। इसके फॉर्मूले के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया हुआ बहुत बार एंड सारा कुछ डिस्कस कर लिया हुआ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बिजनेस स्टडीज़ की मैंने बहुत सारे वीडियोज़ को अपलोड कर दिया हुआ है।
अब जो आपका अगला क्वेश्चन है कह रहा है, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन 1 यहाँ आपका खत्म होता है जिसमें 15 नंबर हमको मिल गए। एंड अब सेकंड क्वेश्चन के लिए ही आपको 15 नंबर मिलेंगे, मतलब ये बड़ा क्वेश्चन होगा। इसको आपको 800 वर्ड में लिखना है, मतलब 4 से 5 पेज में इसको लिखना है। मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? थ्रो लाइट्स ऑन इट्स एप्लीकेशन एंड मेरिट। तो क्वेश्चन आपका है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन से आप क्या समझते हैं। तो पहले जानते हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए आपके सामने कोई एक इंसान आया और कह रहा है कि आपसे इस शहर के बारे में बताओ, इस शहर के बारे में हमें जानकारी दो। तो आप क्या करते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन निकल कर आ गया, आपके सामने एक जो है प्रॉब्लम निकल कर आ गया, तो आप क्या करते हैं सेकेंडरी डाटा की मदद से जाते हैं एंड जो है उस शहर के बारे में जो है आर्टिकल्स पर देखते हैं कि इस शहर में कितने लोग रहते हैं, कितनी जो है यहाँ पर कितनी जो है यहाँ पर शिक्षा की दर है, कितने लोग अशिक्षित हैं, सारा कुछ आप जो है डिटेल निकालते हैं। तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में एक क्वेश्चन का जो है बनना जरूरी होता है। आपके सामने एक क्वेश्चन होगा एंड उस क्वेश्चन के बेस पर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वही क्या कहलाता है आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा टू गेन इंसिस्ट अबाउट द रिसर्च ऑफ ए क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम। आप क्वेश्चन और प्रॉब्लम के बारे में जो डाटा को रिसर्च करते हैं, तो उसके लिए आप कलेक्ट करते हैं, चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेटेट करते हैं डाटा को जो उनके इंसिस्ट के बारे में दिया होता है। बेसिकली यही स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन होता है। दूसरा डिफिनेशन देख लेते हैं। तो आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डाटा इन यूजफुल इंफॉर्मेशन। रॉ डाटा को आप यूजफुल इंफॉर्मेशन के रूप में जो है कलेक्ट करते हैं दैट कैन टेल अस मोर अबाउट ए सब्जेक्ट एंड अलाउ अस टू मेक रिकमेंडेशन एंड पॉसिबिलिटी मेक प्रिडिक्शंस ऑफ फ्यूचर आउटकम्स। कि आप स्टैटिस्टिकल डाटा इन्वेस्टिगेशन की मदद से कोई एक रॉ मटेरियल जो रॉ डाटा रहता है इसको भी यूजफुल बना सकते हैं। अब आपके सामने उस शहर के बारे में गए एंड बहुत सारी डाटा आपको मिल गई, लेकिन कुछ ऐसी डाटा है जो आपको घर घर जाकर ही मिलेगा, मतलब आपको एक इंडिविजुअली एक घर जाएंगे तब वो डाटा आपको मिलेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, ऐसे डाटा को क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल कहते हैं, क्योंकि ये रॉ डाटा होता है, इसको रॉ मटेरियल के रूप में भी डिफाइन किया गया है प्राइमरी डाटा में। तो आप घर घर जाकर जो है कई डाटा को निकाल रहे हैं, तो वहाँ आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि आर्टिकल्स में नहीं लिखी हुई हैं, या फिर कुछ ऐसा फैक्ट आपको मिल गया जो कि बहुत ही अचंभित है। तो इस तरीके से कह रहा है ये जो आपका पॉइंट कि कुछ ऐसी डाटा होती है जब आप रॉ मटेरियल को निकालते हैं कि उससे बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी आप कर सकते हैं, बहुत सारे फ्यूचर आउटकम आपको उस चीज़ से मिल सकते हैं। यही कह रहा है आपका दूसरे पॉइंट में। एंड थर्ड क्या है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन आर बेस्ड ऑन द साइंटिफिक मेथड एंड यूज्ड इम्पेरिकल डाटा के रूप में इसको यूज किया जा सकता है एंड ये साइंटिफिक मेथड पर बेस्ड होता है। ये आपका थर्ड पॉइंट है। एंड हम देखते हैं इसके प्रोसेस के बारे में कि प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, मतलब इसको कैसे हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास कौन कौन से प्रॉब्लम्स आएंगी या फिर हम कौन कौन से मेथड से होकर गुजरेंगे। तो मैंने बताया कि सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन मिलना चाहिए, आपके सामने एक क्वेश्चन रहेगा तभी आप किसी भी इन्वेस्टिगेशन को जो है अंजाम दे सकते हैं। तो वही यही लिखा गया है कि द स्टेज टू पॉइंट आउट द फाइनल इन्फॉर्मेशन दैट विल बी नीडेड इन ऑर्डर टू बी अवेलेबल इन ड्रॉ ए कंक्लूजन। मतलब सबसे पहले आप कंक्लूजन के लिए आपको कोई क्वेश्चन चाहिए, आप क्वेश्चन निकालते हैं, फिर क्या करते हैं आइडेंटिफाई एंड द जो आप डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम को कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। जो आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं, यही वही लिखा गया है। मैं बार बार जो है इसको नहीं पढ़ने वाला हूँ, बस आपको टॉपिक समझा देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर आप क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, जो डाटा आपके सामने दी गई है उनको या तो प्राइमरी सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं या फिर आप जो है उसको सेकेंडरी सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं। किसी भी तरीके से आप डाटा को उस जो है कलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद उस डाटा को आप ऑर्गेनाइज करते हैं कि हाँ कहीं कहीं गलतियाँ तो नहीं है, कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है इसमें, अगर कुछ हमारे काम का नहीं है तो उसको निकाल देते हैं, कुछ जो है डाटा गलत है तो उसको हम सही करने के लिए करेक्ट करने के लिए वहाँ जाते हैं जो आपका जगह है जहाँ से आपको डाटा मिला है। तो सारा कुछ आप ये करते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं उसको। अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी 3 स्टेप दिए गए हैं कि आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे पहला आपका एडिट करके आप उसको चीज़ों को निकाल सकते हैं, क्लासीफाई करके और उसको बेहतर बना सकते हैं। एंड टेबुलर मतलब एक जो है टेबल की फॉर्म में आप चीज़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि डाटा आपके सामने अगर दिया गया है, मान लीजिए अगर ये डाटा आपके सामने ऐसे मैच्ड में है कि कुछ लिखा है तो समझेगा नहीं चीज़, लेकिन वहीं आप उसको टेबल के रूप में एक सूटेबल तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं तो वो अच्छा लगता है एंड वो ज़्यादा समझ में भी आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, एडिट करते हैं उस डाटा को, क्लासीफाई करते हैं किसके फॉर्म में, टैबुलेशन के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में उसको जो है
जो है आप रखते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप्स हैं। उसके बाद क्या करते हैं आप उस डाटा को प्रेजेंट करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं उस डाटा का, फिर इंटरप्रिटेशन जो आपके सामने कंक्लूजन रहेगा उसको आप निकालते हैं। तो ये होता है हमारे सामने स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन था। एंड डाटा क्या होता है बेसिकली हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स डाटा के बारे में बताना है कि डाटा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये क्वेश्चन का आप आंसर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डाटा क्या होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे ये हमारे लिए यूजफुल होता है, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है क्वेश्चन को, तो आप देख सकते हैं। बाकी डाटा क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है आपके पहले क्वेश्चन में ही। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट यू मीन बाई जो आपका स्टेट यूनिट। यूनिट से आप क्या समझते हैं, इकाई इसे हिंदी में कहते हैं। इससे क्या समझते हैं, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ स्टेट यूनिट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। आपको बताना है कि जो यूनिट होता है इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है स्टैटिस्टिक्स में, ये किस तरीके से डिफाइन हो सकता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि स्टैटिस्टिकल यूनिट के बारे में बताओ। तो स्टैटिस्टिकल यूनिट क्या होता है, मतलब इकाई, किसी भी चीज़ की इकाई, मतलब किसी भी चीज़ को मापने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है वो आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ कि हमें जो है 1 किलोमीटर जो एक सड़क है उसको मापना है, तो उस सड़क को आप किस में मापेंगे, किलोमीटर में मापेंगे, मीटर में माप सकते हैं उसको। तो इस तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि आपके सामने एक यूनिट है किलोमीटर, जिसकी मदद से आप सड़क को माप रहे हैं। अब मैं आपको जो है 2 लीटर पानी दे दूँ और मुझे पता है कि वो 2 लीटर पानी है, लेकिन आपको दे दूँ और बोलूँ कि जो है इसका बताओ यूनिट क्या है या फिर ये कितना किलो है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है उसको किलोग्राम की मदद से या फिर आप जो है उसको लीटर की मदद से मापेंगे। तो यहाँ यूनिट क्या हुआ, सेम चेंज हो गया ना, यहाँ यूनिट क्या हो गया आपका, लीटर हो गया, किलोग्राम हो गया। तो इस तरीके से जब आपके सामने जो है यूनिट कोई भी चीज़ क्वेश्चन पोज होता है तो वहाँ आप देखते हैं हमें किस यूनिट में इसको मापना है, यही बेसिकली यूनिट का जो है डिफिनेशन होता है। तो इसको वेरियस मेथड से आप डिफाइन कर सकते हैं, कोई एक सटीक डिफिनेशन इसका नहीं दे सकता यूनिट का। तो यही लिखा गया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल यूनिट इज नॉट सिंपल। सिंपल नहीं है बिल्कुल भी। ए क्लियर डिफिनेशन ऑफ यूनिट नेसेसरी टू अवॉइड मैनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड ब्रिंग आउट होमोजेनिटी। मतलब कह रहा है कि अब अगर आप यूनिट का डेफिनेशन देना चाहते हैं कि हम किलोमीटर मापना चाहते हैं, एक रोड को मापना चाहते हैं, तो आपने बता दिया कि यूनिट यही है कि 1 किलोमीटर में आप यूनिट को माप रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग यूनिट बदल सकता है। तो इस तरीके से कहा गया है कि आप अगर ऐसा करते हैं तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप जो है क्रिएट कर लेंगे। अब इसके जो है एलियंस ने क्या कहा हुआ है, डीएन एलियंस ने स्टैटिस्टिकल यूनिट के बारे में इन्होंने कहा हुआ है कि स्टैटिस्टिकल यूनिट इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट कन्वेंशनली चूजन सो दैट द इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट process them may be continued or measured for the purpose of statistical investigation। इसको जो है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के पर्पज में भी लिया जा सकता है, क्योंकि जो है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में भी आप क्या करते हैं, चीज़ों को निकालते हैं, आंकड़ा को निकालते हैं। तो आप जो है जब आप क्लासीफाई करते हैं तो वहाँ आप इसको रख कर जो है बेहतर आउटपुट निकाल सकते हैं। अब जो है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप क्या है इसके, तो यूनिट ऑफ इन्यूमरेशन, मतलब गणना करने के बेसिस पर इसको बांट सकते हैं या फिर इसको प्रेजेंट करने के बेस पर बांट सकते हैं। ये 2 टाइप से आप बांट सकते हैं। एक में आपने जो है जितनी तरीक़ों से गणना होता है, जैसे आपका किलोग्राम हो गया, रेशियो हो गया, रेट हो गया, इसको बांट सकते हैं। एक हो गया आपका प्रेजेंटेशन, जैसे टाइम हो गया आपका, स्पेस हो गया, कंडीशन। टाइम में आपका ईयर आ जाता है, मंथ आ जाता है, डे आ जाता है, नेशन आ जाता है, स्टेट आ जाता है। इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं चीज़ों को। ये भी आपका यूनिट है कि कितने महीनों में वो चीज़ होने वाला है, कितने साल में वो चीज़ होने वाला है, कौन से सिटी का है, तो ये यूनिट है आपके। ये प्रेजेंटेशन में चले जाएंगे। एंड यूनुमरेशन में क्या चले जाएगा आपका, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, हाइपोथेटिकल या रेट, रेशियो, परसेंटेज, कोफिशिएंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं किसमें, यूनिट ऑफ न्यूमरेटर में। मतलब डाटा के रूप में एक बांट दिया, एक जो है प्रेजेंट करने के रूप में बांट दिया कि इस शहर वहर के वगैरह में। आई होप ये टाइप आपको समझा होगा। यूनिट ऑफ कलेक्शन में सिंपल यूनिट एंड आपका कॉम्प्लेक्स यूनिट एंड थर्ड है आपका हाइपोथेटिकल यूनिट में बांट दिया। फिर यूनिट ऑफ एनालिसिस में रेट में बांट दिया, कितने रेट जो है, कितने रेट से ये लोग रहते हैं, फिर रेट से सामान बिकने वाला है। ये सारी तरीक़ों से आप बांट सकते हैं। रेशियो में बांट सकते हैं, इसको परसेंटेज में बांट सकते हैं, कितना परसेंट है, कोएफिशिएंट के रूप में इसे बांट सकते हैं कि 2/3 या 4/3 है, कोई भी चीज़। तो इस तरीके से बांट सकते हैं। एंड इसको जो है यूनिट ऑफ प्रेजेंटेशन में आप बांट सकते हैं टाइम के बेस पर, स्पेस के बेस पर, कंडीशन के बेस पर, ईयर में, मंथ में, डे में, नेशन में, स्टेट में, सिटी में। आई होप ये आपको समझा होगा कि किस तरीके से जो है हम चीज़ों को स्टैटिस्टिकल यूनिट में बांटते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पोज होता है देन आप उसका डेफिनेटली आंसर लिख पाएंगे।
तो इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए एंड अगली वीडियो में हम जो बचे हुए आप कुछ न्यूमेरिकल्स हैं एंड दो एक क्वेश्चन है उसको हम कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।